बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात समीकरण के कुछ प्रश्नों को हल किया था और हल करने की जो विधियां हैं उसमें गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर और सूत्र के द्वारा उन प्रश्नों को हल किया। आज इसके आगे का कुछ पार्ट देख लेते हैं। हम लोगों को मूलों के लक्षण पता करने हैं। यदि कोई समीकरण हम पूरा हल ना करना चाहते हों, केवल यह जानकारी हम चाहते हों कि हमारे पास जो समीकरण है इस समीकरण के मूल वास्तव में हैं कैसे, वास्तविक हैं, काल्पनिक हैं, समान हैं या असमान हैं। तो इस तरीके के लक्षण अगर हम जानना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट कैसे जान सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न द्विघात समीकरणों में किन समीकरणों के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, अर्थात मूलों की प्रकृति, लक्षण या गुण उनके क्या हैं, और जो भी हम अपना उत्तर बता रहे हैं कि मूल वास्तविक हैं अथवा नहीं हैं, अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तो हमें उसका कारण भी लिखना है कि अगर किसी समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो क्यों वास्तविक हैं, और वास्तविक नहीं हैं तो क्यों वास्तविक नहीं हैं। तो जैसा कि हम लोग कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में सीख चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4ac b² - 4ac, जिसको हम लोग कहते हैं विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं, अगर शून्य आता है तो वास्तविक और बराबर होते हैं, और अगर ऋणात्मक आता है तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अर्थात काल्पनिक होते हैं। तो यहाँ पर जब हमको समीकरण हल करना है तो सबसे पहला काम होता है, कोई भी समीकरण हमारे पास होगा हमें उसको मानक रूप में लिखना है। तो पहला सवाल हमारे पास है, ये मानक रूप में लिखा हुआ है ऑलरेडी, 3x² - 4x + 1। तो यहाँ पर हम तुलना कर देंगे इसकी, ax² + bx + c = 0 स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो x² का गुणांक a यहाँ पर है 3, तो a = 3 हो गया। x का गुणांक यहाँ b है और यहाँ है -4, तो b = -4 हो गया। अचर पद c है और यहाँ पर अचर पद c की जगह 1 है। तो a, b और c की वैल्यू हमें मालूम हो गई है। अब हम फार्मूला यहाँ नोट कर लेते हैं, b² - 4ac। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास है -4, 4 × a is 3 and c is 1, -4² = 16, 4 3 या 12, 12 1 या 12, और 16 में से 12 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 4 प्लस का है, और जो प्लस के नंबर होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं। तो यहाँ पर b² - 4ac की वैल्यू धनात्मक हमको मिल गई है, और जब ये धनात्मक पॉजिटिव मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि जो ये समीकरण दिया है इस समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और भिन्न भिन्न भी होंगे। तो दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। औचित्य क्या है इसका? औचित्य ये है, इसका कारण क्या है, हम किस कारण से ऐसी बात कह रहे हैं। इसका औचित्य ये है कि b² - 4ac जिसका मान 4 आया है वो >0 है, अर्थात धनात्मक है, और जब धनात्मक होता है तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये हमने एक पार्ट को हल कर लिया है। इसी तरीके से एक और पार्ट हमारे पास है सेकंड, इस पार्ट को भी चेक करते हैं। तो सेकंड पार्ट है x × 1 - x - 2 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x - x² - 2 = 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे पहले x² का टर्म लिखते हैं, फिर x का टर्म लिखते हैं, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x² का टर्म निगेटिव आ रहा है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ x प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म की हिसाब से इक्वेशन हमें मिल गया है। अब यहाँ पर x² का जो कॉफिशिएंट होता है इसको हम लोग कहते हैं a। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट 1 है, x का कॉफिशिएंट उसे कहते हैं b, तो x का कॉफिशिएंट है -1, और कांस्टेंट टर्म है c, तो उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू है 2। फिर यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, वही डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, b² - 4ac, तो b की वैल्यू -1 -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 2।
तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 हो जाएगा -7। अब यहाँ पर -7 जो होता है वो 0 से छोटा होता है, यानी ये ऋणात्मक है। 0 से छोटा नंबर जो है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये ऋणात्मक आ गया है, 0 से छोटा आ गया है, और जब 0 से छोटा आ जाएगा तो हमारे समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि समीकरण दिए गए समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं हैं, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होंगे तो फिर कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। उसका कारण क्या है, उसका कारण है कि b² - 4ac की वैल्यू हमारी ऋणात्मक आ गई है। तो इसी तरीके से एक और हमारे पास पार्ट है, इसको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। तो हमारे पास तीसरा पार्ट है 3, ये तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तीसरा पार्ट हम लोग ले लेते हैं 1/2x - 3 + 1/x - 5 और = 1। तो अब इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2x - 3 और यहाँ पे है x - 1, एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा x - 5 + 2x - 3 = 1। 1 के अपान कुछ नहीं तो 1 के अपान 1 लिख देंगे, और यहाँ पर x और 2x को ऐड करेंगे तो 3x और -5 - 3 बिकम्स -8। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2x से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से x को करेंगे तो 2x², 2x से -5 को करेंगे तो -10x, -3 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -3 से x को करेंगे तो -3x, और -3 - 5 बिकम्स -+3 5 जा 15 = 1/1। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। 3x - 8 अपान ये हो जाएगा 2x² -10 - 3 -13x + 15 = 1/1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² - 3x + 15 = 0, और इसको 1 से करेंगे तो आ जाएगा 3x - 8। सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में ही ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 3x - 8 है, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो -3x और +8 हो जाएगा, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x² -13x - 3x बिकम्स -16x, और ये 15 प्लस का है और 8 भी प्लस का है, तो ये हो जाएगा +23 = 0। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हो गई हमारे पास 2, और ये b हो जाएगा -16, और c हो गया है 23। तो यहाँ पे b² - 4ac इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट ही डिस्क्राइब करता है कि हमारे रूट्स कैसे हैं। तो -16 का स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, और ये 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 8 2 जा 16 एंड 2 18, और दोनों को माइनस कर देंगे तो 6 - 4 बिकम्स 2 एंड 15 - 8 बिकम्स 7। तो 72 आ गया, और ये भी 72 फिर से प्लस का आ गया है, धनात्मक है, पॉजिटिव आ गया है। तो जब ये b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो हम क्या कहेंगे, समीकरण के मूल भी कहते हैं और शून्यक भी कहते हैं। समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं, वास्तविक भी हैं और कैसे हैं, भिन्न भिन्न होंगे। कारण इसका क्या है, कारण है कि d का मान या डिस्क्रिमिनेंट का मान इसमें हमारे पास धनात्मक आ गया है। एक और पार्ट देख लेते हैं, x - √2 होल स्क्वायर -2 × x + 2। तो x - √2 का स्क्वायर करेंगे तो फार्मूला यूज करेंगे a - b होल स्क्वायर, दैट इज a² - 2ab + b²। तो पहले टर्म को a सपोज किया था, दूसरे टर्म को b। तो पहला टर्म x है तो a हो गया x और b हो गया √2। तो यहाँ पे आ जाएगा a² - 2a × b + b। तो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब a कहेंगे तो x लिखेंगे a की जगह पे, और जब b बोलेंगे तो b की जगह पे √2 लिखेंगे। उसके बाद में सेकेंड टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2x, और -2 को 1 से करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2√2x, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, माइनस का 2x, -2 इज इक्वल टू 0। -2 एंड +2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 2√2x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। ये एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसमें c की वैल्यू 0 हो गई है। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने ऐसे बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किया था जिसमें b 0 हो या c 0 हो। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में c 0 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, विदाउट x का टर्म 0 है। देखिए ये x का टर्म है, ये भी x का टर्म है, ये भी x, और बिना x वाला टर्म 0 है। तो कांस्टेंट टर्म जब 0 हो जाता है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन तो हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। यहाँ से दो टेक्निक लगा सकते हैं। पहली टेक्निक देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग। पहली टेक्निक तो ये है कि इस पूरे क्वेश्चन में से, पहली टेक्निक ये है कि हम इस पूरे क्वेश्चन में से x कॉमन ले लें। तो जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा x माइनस 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हमारा लीनियर फैक्टर x है, और दूसरा है x माइनस 2√2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा, ये माइनस के टर्म है, राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए ये जो पहला रूट है ये 0 आया है, ये भी रियल है, और दूसरा रूट है ये भी रियल आया है। तो दोनों रियल हैं और दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो वास्तविक भी हैं और भिन्न भिन्न भी हैं। तो ये तरीका हो गया। एक तरीका ये हो सकता है कि जैसे हम लगा रहे थे ट्रेडिशनल वे में उसी तरीके से लगाएं। तो सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो सेकंड मेथड वही है जो अभी तक हम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे। यहाँ से हम क्या करेंगे, लिख देंगे x स्क्वायर माइनस, इन दोनों टर्म्स में से हम x कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2√2 और +2 इंटू x इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 1। जहाँ पे x का कॉफिशिएंट में कुछ भी नहीं लिखा होता तो वहाँ पे 1 हो जाता है, क्योंकि 1 हमेशा मल्टीप्लिकेशन में रहता है। और x का कॉफिशिएंट है ये पूरा टर्म, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा -2√2 + 2, और कांस्टेंट टर्म है नहीं, 0 है, तो c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b की वैल्यू हमारे पास है -2√2 + 2, और इस पूरे का v की वैल्यू रखे होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 0 है। तो देखिए इसमें 0 आने की वजह से ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ये आ जाएगा होल स्क्वायर, और ये पूरा 0 आ गया। तो किसी भी नंबर में से 0 माइनस करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये हमारे पास आ गया, और ये कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, यानी 0 से ज़्यादा है, पॉजिटिव नंबर है। तो जब कोई भी नंबर पॉजिटिव आ जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac के रूप में, तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी तो हम कहेंगे कि हमारे समीकरण के द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, वास्तविक हो जाएंगे, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। तो समीकरण के मूल वास्तविक हो जाएंगे और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो ये एक हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे जिनमें हम ये जांच कर रहे थे कि हमारे जो दिए गए समीकरण के मूल कैसे हैं, उनके लक्षण क्या हैं, वो वास्तविक हैं या नहीं हैं। एक बात और यहाँ पे बताने लायक है कि जब कोई समीकरण आपको मिल जाए और कभी कहा जाए कि आप समीकरण को हल कीजिए, तो हल करने से पहले हमको ये चीज़ जरूर चेक करनी चाहिए। हमको b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी चाहिए, और अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 या पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, और फिर उसको आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी काल्पनिक मूल के समीकरणों को हल करना हमारे इस पाठ्यक्रम में नहीं है। जब आगे सीनियर क्लास में जाएंगे तो उसको भी सीखेंगे। आइए कुछ और क्वेश्चन से लेते हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चनों में हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बताया गया है कि समीकरण के मूल वास्तविक कब हैं और बराबर कब हैं और केवल वास्तविक कब हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि समीकरण में क्वेश्चन में कहा क्या गया। जैसे इसमें कहा गया वास्तविक और बराबर, तो वास्तविक और बराबर होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac
इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये तब लगाएंगे जब रियल भी हों, रियल और डिस्टिंक्ट भी हों। तो डिस्टिंक्ट और रियल दोनों होंगे, वास्तविक भी होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं, इक्वल, सॉरी, रियल एंड इक्वल होंगे। तो रियल एंड इक्वल होंगे तो हमारे लिए ये कंडीशन लगेगी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। और अगर केवल कहता है कि वास्तविक हैं, जैसा कि थर्ड पार्ट में कहा है कि k का मान ज्ञात किए जिसके लिए समीकरणों के मूल वास्तविक हैं, तो वास्तविक अगर केवल कहता है तो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखेंगे। तो ये कंडीशन हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट वाले में हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा था। आप उस वीडियो को देखिए फिर से, और उसमें ये सारी चीज़ें आप अपने पास नोट करिए, इसको समझिए कायदे से। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 प्रश्न हैं, तो हम पहले प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास पहला है वो कह रहा है यदि द्विघात समीकरण k+1 × x² + 2 × k+3 × x + k+8 इज इक्वल टू 8 के मूल वास्तविक और बराबर हैं तो k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण पहले नोट कर लेते हैं। तो समीकरण हमारे पास है k+1 x² + 2 × k+3 × x + k+8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² का कॉफिशिएंट ये a हो जाएगा, ये x का कॉफिशिएंट है b हो जाएगा, और ये कांस्टेंट टर्म है तो c हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू है k+1 एंड b इज इक्वल टू 2 × k+3 एंड द c इज इक्वल टू k+8। अब चूंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है पहले से कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, तो चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं, तो यहाँ कंडीशन लगेगी b² - 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि जब समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे तो हम लगाएंगे b² - 4ac इक्वल टू 0, और अगर केवल वास्तविक लिखा होगा तो यहाँ पे इज इक्वल टू के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास है 2 × k+3 और इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, -4a की वैल्यू है k+1 और c की वैल्यू है k+8 और इज इक्वल टू है 0। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और k+3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा k+3 होल स्क्वायर, 4 × k+1 को k+8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके मल्टीप्लिकेशन की 60 टेक्निक भी हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पर आज यहाँ पे अवसर है तो मैं आपको सिखा देता हूँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में +1 है +8 है तो +9 हो जाएगा, 9 × k, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 1 = 8। तो ये टेक्निक लगा सकते हैं हम लोग आसानी से। यहाँ पर एक और टेक्निक आप सीख लीजिए, सीख रहे हैं तो यहाँ पे एक और टेक्निक सिखा देते हैं आपको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो k² हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8k यहीं पे तो 8k और इन दोनों कर दो +k, तो 8k + k 9k हो जाएगा। तो वही वैल्यू हमारे पास फिर आ गई। तो ये बहुत सी टेक्निक हैं, 60 टेक्निक भी हैं जिनके द्वारा हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करेंगे उसके वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी 60 टेक्निक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर ये 4 से पूरे को डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है, तो हमारे पास ये 4 यहाँ से हट जाएगा, अपान में 4 हो जाएगा ना इसके, इस तरीके से। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा। तो k+3 का स्क्वायर करेंगे तो a + b होल स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a² + 2a × b + b² माइनस, और माइनस से इस पूरे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा k² - 9k - 8 इज इक्वल टू 0। तो k² प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 3 = 6, तो 6k, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 - 9k - 8 इज इक्वल टू 0। तो 6k और ये माइनस का 9k है तो आ जाएगा माइनस का 3k, और यहाँ पर 8 प्लस का है और यहाँ पर हमारे पास 9 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो -3k इज इक्वल टू -1 और k इज इक्वल टू -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया है।
जिसमें हम लोगों ने वैल्यू पता कर ली है के की। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1/3। अगर के की वैल्यू 1/3 है तो ये जो इक्वेशन हमको दे रखा है द्विघात समीकरण, इस समीकरण के मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे। आइए इसको भी सीख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है c² माइनस AB इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू A² माइनस BC इंटू एक्स प्लस B² माइनस AC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू हमारे पास x का स्क्वायर का कॉफिशिएंट है c² माइनस AB। तो हम लोग चाहें तो चूंकि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स यूज किए गए हैं ऑलरेडी, ABC स्मॉल लेटर्स यूज किए गए हैं, तो हम फार्मूले में अपने थोड़ा सा एमेंड कर लेते हैं। और वो एमेंड क्या करते हैं, स्मॉल लेटर की जगह हम लोग कैपिटल लेटर लिख देते हैं। तो जहाँ पे स्मॉल लेटर थे वहाँ पे हम कैपिटल लेटर यूज़ कर लेते हैं, ताकि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि हम स्मॉल लेटर इसका ले रहे हैं कि उसका ले रहे हैं, फार्मूले का ले रहे हैं या इक्वेशन का ले रहे हैं। तो हम लोगों के पास यहाँ पे a की वैल्यू है हमारे पास c² माइनस AB और b हो जाएगा x का गुणांक, तो ये है -2 इंटू A² माइनस BC और कांस्टेंट टर्म है B² माइनस AC। तो इस क्वेश्चन में भी कहा गया कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो समीकरण के मूल जब कभी भी वास्तविक और बराबर होंगे तो हम क्या लिखेंगे, B² माइनस 4AC इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर दे तो b की वैल्यू हमारे पास है ये पूरी, तो -2 इंटू A² माइनस BC और इस पूरे का है स्क्वायर, और माइनस आप चाहें तो इसको राइट साइड में ले जाएं और ना चाहें तो हम ना ले जाएं, तो यहीं पे 4 लिख देते हैं। a की वैल्यू है हमारे पास c² माइनस AB ये लिखा हुआ है, और c की वैल्यू है B² माइनस AC इज इक्वल टू 0। अब यहाँ स्क्वायर करते हैं तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये A² माइनस BC होल स्क्वायर हो जाएगा -4, फिर से ले लेते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 60 टेक्निक अभी आप लोग सीख चुके हैं, वो टेक्निक तो इम्प्लीमेंट होगी और यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो c² को इन दोनों से कर लेंगे तो c² को करेंगे B² तो B² c² और c² को माइनस AC से करेंगे तो आ जाएगा AC³। AB से करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई तो AB से B² को करेंगे तो AB³ और माइनस AB से माइनस AC को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस A² BC इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। तो जब कभी आपको कॉमन नंबर मिल जाए तो आप उस नंबर से इसको डिवाइड कर दें पूरे इक्वेशन को। तो डिवाइड करने से फ़ायदा ये होगा कि ये नंबर यहाँ से हट जाएगा और हमें अनावश्यक इसका कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए A² माइनस BC का होल स्क्वायर है तो इस पर फार्मूला लगा देंगे A माइनस B होल स्क्वायर। तो पहले टर्म को A और दूसरे टर्म को B कहेंगे। जब कभी भी हम A बोलेंगे तो उसकी जगह A² लिखेंगे और जब B बोलेंगे तो B की जगह BC लिखेंगे। तो A माइनस B का होल स्क्वायर होता है तो A² माइनस 2AB और हो जाएगा प्लस B² माइनस, इन टर्म्स को माइनस से ओपन करेंगे ब्रैकेट को तो ये सब टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का B² C², ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा AC³ प्लस AB³ माइनस A² BC इज इक्वल टू 0। अब इसका हम स्क्वायर कर लें, A² का फिर से स्क्वायर करेंगे तो A⁴ हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा बहुत टर्म्स भी देख लेते हैं। तो देखिए ये एक टर्म हमें मिल रहा है जिसमें लिखा है -2A² BC और ये लिखा है यहाँ पर A² BC। तो माइनस के 2 हैं और एक ये, तो मिलके हो जाएंगे 3, तो 3A² BC हो गया। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा B² C² क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है, माइनस फिर से ले देंगे B² C² प्लस AC³ प्लस AB³ इज इक्वल टू 0। तो देखिए B² C² प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा और जो टर्म हमारे पास बचे हैं इन सारे टर्म्स में A कॉमन है। यहाँ भी A आ रहा है, यहाँ भी A है, यहाँ भी A और यहाँ भी A। तो हम इसमें से A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा A³, यहाँ हो जाएगा 3ABC, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए तो यहाँ से एक A निकल जाएगा तो बचेगा C³ और यहाँ से एक A निकल जाएगा तो बचेगा B³ इज इक्वल टू 0। तो एक बार तो हमारे पास ये 2 फैक्टर आ गए हैं तो पहली बार तो पहला फैक्टर इज इक्वल टू 0 ले लेंगे
और फिर दूसरी बार में दूसरा फैक्टर, तो दूसरा फैक्टर है a क्यूब माइनस 3abc प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। इसे लिख देंगे a क्यूब, टर्म्स को थोड़ा व्यवस्थित कर देंगे, तो ये सी क्यूब बाद में है और बी क्यूब, सी क्यूब पहले है और बी क्यूब बाद में है, तो हम बी क्यूब पहले लिख लेते हैं और बाद में सी क्यूब लिख लेते हैं। और ये माइनस का जो 3abc है इसको राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते, तो माइनस का है तो राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो या तो a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा या फिर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। यही हमको प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में कहा गया था कि ये समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो या तो a बराबर 0 होगा या फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होगा। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ये थोड़ा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और इस स्पेशल क्वेश्चन होने की वजह से ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि k का वह धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों, यानी यहाँ पर एक समीकरण नहीं है, एक से ज़्यादा समीकरण है, दो समीकरण दिए हुए हैं। तो ये कह रहा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों, ये दो समीकरण हैं, तो दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हैं, यानी हमें k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये समीकरण, पहले समीकरण और दूसरा समीकरण, ये दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हों। तो चलिए हम लोग इसको भी लगा लेते हैं, हल करते हैं। तो हमारे पास पहला समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन भी यही साथ में ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो पहले इक्वेशन में देखिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है k और c की वैल्यू है 64 और दूसरे वाले इक्वेशन में a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है k। अब इन दोनों समीकरणों में मूल कैसे हैं, तो समीकरणों लिखना चाहिए, समीकरणों के मूल वास्तविक हैं। तो केवल वास्तविक का बराबर नहीं कह रहा है, तो जब वास्तविक केवल कहेगा तो हम लोगों ने चर्चा करी थी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ भी लिख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वैल्यू रिप्लेस करते हैं तो k की वैल्यू हमारे पास, b की वैल्यू k है, यहाँ लिख देंगे k स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है 64 इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 एंड 25, तो ये 256 आ जाएगा। और इसके लिए अभी हम लोगों को एक टेक्निक सीखनी है और वो टेक्निक यहीं पे सीख लेते हैं। देखिए कभी भी आपको जब इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा, सामान्य रूप से हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन होता k स्क्वायर माइनस 256 इज इक्वल टू 0, अगर यहाँ ये इनइक्वलिटी ना लगी होती तो हम कैसे इसको हल करते, तो ऐसे सामान्य रूप से हल कर देते, बराबर 256 और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ प्लस माइनस 256 हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 16। ये वैल्यू इस तरीके से सॉल्व करते। पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन किए भी हैं, लेकिन यहाँ पर ये इक्वलिटी नहीं है, इनइक्वलिटी है, असमिका है। तो जब असमिका होती है तो इसे हल करने की टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हम कैसे हल सॉल्व करेंगे, हम यहाँ वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, k की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो आप लोग इसको समझिए यहाँ पर और याद करने की भी कोशिश करिए। यहाँ पर 2 बार हम यही साइन लगा देंगे, जो साइन यहाँ पे लगा है यही साइन हम k के पहले भी लगाएंगे और k के बाद में भी लगाएंगे। और जो 2 रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ रहे हैं उनमें से जो बड़ा रिजल्ट होगा वो बाद में लिखेंगे और जो छोटा रिजल्ट होगा उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होगा k की वैल्यू -16 से लेकर और 16 प्लस 16 तक कोई भी नंबर हो सकता है। इन सारी वैल्यूज़ के लिए ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमेशा वास्तविक मूल प्रदान करेगा। अगर हम वैल्यू 16 से -16 से कम या 6 + 16 से बड़ी लेंगे तो फिर यहाँ पर वास्तविक मूल हमें नहीं प्राप्त होंगे। इस
प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और भी तमाम आएंगी टेक्निक्स, लेकिन ये टेक्निक सबसे इफ़ेक्टिव और अच्छी है। तो आप लोग इसको समझें और इसको नोट करें। लेकिन आप समझें जब त्रिपद होगा तो ये टेक्निक काम नहीं करेगी। अगर कभी आपको इस तरीके का इक्वेशन मिल जाए, सपोज करें कि जैसे ये मिल जाए, अब इसमें अगर आप ये टेक्निक लगाएंगे तो यहाँ पर ये टेक्निक काम नहीं करेगी, वहाँ पे दूसरा मेथड है और वो कोर्स में आपके नहीं है। फर्स्ट ईयर में जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर इसका यूज आपको समझा दिया गया है। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर ये x² - 8x + k, तो इसमें भी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे भी रूट्स हमारे जो है रियल हैं। तो b की वैल्यू है -8 और -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है k > 0। तो यहाँ पे -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 64 आ जाएगा और इसकी गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4k > 0। तो -4k > प्लस का 64 है। दूसरी साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। यहाँ पर भी एक बात हमें नोट करने लायक ये है कि जब हम इस इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर इक्वलिटी होती तो डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब इनइक्वलिटी होगी तो इनइक्वलिटी करते वक्त जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वलिटी हमेशा चेंज हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4k हो जाएगा और ये माइनस का 64 जो है वो प्लस का 64 हो जाएगा। लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये ग्रेटर देन की जगह क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसको 4 से 4 को ट्रांसपोज कर देते हैं तो 64/4, तो k हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 16। तो देखिए ये दो इक्वेशन आ गए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि k की वैल्यू क्या हो, 16 हो या उससे कम हो, और यहाँ पे क्या कह रहा है k की वैल्यू जो है -16 से लेके +16 तक हो। दोनों वैल्यूज को हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो क्या कह रहा है कि k की वैल्यू क्या हो, 16 से ज़्यादा हो। ये देखिए आप, तो k > 16 है, तो या तो 16 हो या 16 से बड़ी हो। और यहाँ पे क्या कह रहा है, k की वैल्यू 16 हो या उससे छोटी हो। तो इन दोनों कंडीशन में आप देखिए हमें क्या मिल रहा है, k की वैल्यू 16 या उससे बड़ी और k की वैल्यू 16 या उससे छोटी। तो 16 दोनों में मिल रहा है। तो इससे यहाँ से क्या निष्कर्ष हम लोग निकालते हैं, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास 16 आ गई है और 16 के लिए ये जो दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरणों के मूल वास्तविक हो जाएंगे। तो ये हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। वीडियो बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं पे बाइंड अप करते हैं। और अभी हम लोगों को पढ़ना है कि कोई भी रूट इक्वेशन दे रखा है तो उस इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। तो इक्वेशन होगा तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालेंगे, और अगर हमें सम ऑफ रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या केवल रूट्स दे रखे हैं तो हम उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन और हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया हैं जो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। तो अगले वीडियो में हम लोग ये सब डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।